नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर से एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। आज एक नया बोर्ड है, वो आरआरबी कोलकाता 1994 आपको तमिलनाडु वाला जो कल पढ़ाया था ना, उसी में आपको मिल जाएगा। आपको जो भी पूछना होगा कमेंट के थ्रू आप पूछते रहिएगा, हम लोग डिस्कस करते हैं अब, ठीक है ना। टाइम बहुत ही कम है। देखिए, पहला प्रश्न है कि अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। देखिए कितना बार आ गया, अकबर पढ़े तो कई बार इसको टोडरमल का बताएं। अब यहाँ पर अकबर का हम लोग परिचय थोड़ा सा पढ़ लिए थे कि इसका जन्म 1542 में हुआ था। माँ का नाम जो था से हमीदा बानू बेगम था और पिता का नाम हुमायूं था, है ना, हुमायूं। आज हम लोग अकबर से संबंधित जो भी कार्य होगा, कार्य को हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आएगा वैसे देखेंगे। अकबर से संबंधित का अकबर द्वारा किया गया कार्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। पहले लिखेंगे क्या था, चलिए, हरमदल से मुक्ति, है ना, एक लिखेंगे। फिर इसके बाद आएगा दास प्रथा का अंत, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका डेट पूछता है कब हुआ था। दूसरा, फतेहपुर सिकरी की स्थापना। तीसरा लिखिएगा इबादत खाने की स्थापना, है ना। एक है मजहर की घोषणा। अच्छा, ये थोड़ा सा नहीं देखे थे, ये दीन इलाही पढ़े थे हम लोग। दीन ए इलाही की स्थापना, है ना। और एक रहेगा इलाही संवत। ये सब डेट याद रखना है। और इसके बाद लाहौर में राजधानी बनाना। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा ईंट डाल देते हैं। तो हम लोग को इतना कार्य याद रखना है। इसमें कैसे पूछता है सवाल, आपको डेट याद रखना होगा कि कौन सा डेट में कौन सी काम हुआ था। देखिए, पहला है हर्रम दल से मुक्ति और दास प्रथा का अंत। ये दोनों जो हुआ था 1562 में हुआ था। इसको आप याद रखना है। हरम दल क्या होता था कि महिलाओं के साथ, मतलब आप समझ रहे हैं ना। और दास प्रथा, गुलामों को रखा जाता था, उसी को बोलते हैं। ये दास प्रथा का अंत हो गया और हरम दल जो महिलाओं के साथ भोग विलास जो भी है उसको अंत कर दिया था अकबर। तो कितना में किया था, 1562 में किया था। अच्छा, इसके बाद एक और है तीर्थकर की समाप्ति। ये देखिए छूट गया था, तीर्थकर की समाप्ति। जैसे मान लीजिए कि आज हम लोग वैष्णो देवी घूमने जाते हैं, कहीं और घूमने जाते हैं, तो हम लोग को टैक्स नहीं लगता है। तो उस समय था कि आप कहीं पर अगर धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन इसको ये समाप्ति कर दिया। तो ये 64 में किया था। एक है फतेहपुर सिकरी की स्थापना। ये 1700 हमेशा 1700 आ रहा है भाई, क्या बात है, पुराना रिश्ता है। 1571 में, है ना। और इबादत खाना, सभी धर्मों को एक साथ लाने के लिए इबादत खाना स्थापना किया था। ये तो आपको डटना ही पड़ेगा, 75 में लाया। और मजहर की घोषणा, ये 4 साल बाद
1579, 1579। और दीन इलाही को आप लोग का डेट बताए थे, पढ़ा रहे थे शुरू दिन, तो ये 1582 याद रखिएगा, और ये 83 है, 1582 और ये है 83, और ये 1585 है। तो आपको ये डेट एकदम याद होना चाहिए कि हर्रम दल दास प्रथा का अंत 1562 में, है ना, तीर्थकर की समाप्ति 1764 में, आप भी बोलिएगा, और इबादत खाना 75 में, दीन इलाही 82 में, 1800 1700, फिर 1700 है भाई, 1582 में, और इलाही संवत 1583 में, और लाहौर में अपना राजधानी जो बनाता है से 1585 में बनाता है। अच्छा, इसमें और हम लोग अकबर के बारे में पढ़े थे कि यह शिक्षित था, इसका कार्यकाल जो था से 1556 से 1605 तक था, और इसकी मृत्यु देखे थे 1605 में हो जाता है। और इसी के दरबार में 9 रत्न रहते थे, देखिए बार बार याद रहते हैं। अगर अष्ट दिग्गज कहेगा तो शिवाजी, अष्ट प्रधान कहेगा तो शिवाजी, सॉरी, अष्ट प्रधान कहेगा तो शिवाजी, अष्ट दिग्गज कहेगा तो कृष्ण देव राय, याद होगा शायद, और 9 रत्न कहेगा तो कौन होगा, अकबर होगा। अब इसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर, सब बच्चा को याद होगा, लेकिन थोड़ा सा समझिए, ये हमारी पृथ्वी है मान लीजिए, तो इसको बोलते, ये ऐसे हो गया विषुवतीय व्यास हो गया, ये है ना, और ये वाला है ध्रुवीय व्यास, इसको बोलते हैं विषुवतीय व्यास, और ये है ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास, पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो इसकी लंबाई है 12,756 किलोमीटर, एकदम डेट ये याद होना चाहिए आपको, लंबाई कि 12,756 किलोमीटर, और ये है 12,714 किलोमीटर। अच्छा, अब ये दोनों की जब आप अंतर निकालिएगा, तो अंतर निकालिए, घटाइएगा, इतना में से इतना इसको आप घटा लीजिएगा, इसको घटाओ कीजिएगा, तो आपको आएगा 42 किलोमीटर। तो एक सवाल और यहां से बन जाता है कि विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना ज्यादा है, तो 42 किलोमीटर। ये ऐसे पूछे कि ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है, तो भी 42 किलोमीटर होगा। अच्छा, एक चीज आप लोग पढ़े होंगे कि यहाँ पर विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है कि क्या होता है, तो कम होता है, और यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा होता है विषुवतीय वाला पर। आप इतना इसको आप याद कर लीजिएगा कम से कम, ये तो याद होना चाहिए तीनों फैक्ट। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, लिख लीजिएगा, मुंबई है। तो अभी भारत में सबसे जो बड़े बड़े बंदरगाह की जो संख्या है से 13 है, और छोटे छोटे जो बंदरगाह है से 200 लगभग है। तो आपको 13 का नाम याद होना चाहिए, कम से कम 13 में तो 10 हो के तो नाम याद होना चाहिए, कहां पर स्थान पर है वो, उसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए। तो आइए उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी हाल ही में एक और बंदरगाह बना है, बधावन उसका नाम है। तो पहला लिखिएगा कांडला, ये है आपको गुजरात में, और दूसरा है मुंबई, और एक है नाहवा सेवा या जवाहरलाल नेहरू, नाहवा सेवा या जवाहरलाल नेहरू, इसको भी बोलते हैं बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और एक नया बना अभी तुरंत हाल ही में बधावन, है ना, एक है क्या, बधावन। ये सब तीनों मिलेगा महाराष्ट्र में, अब पढ़े होंगे आपको मर्म गोवा, ये तो नामे से पता चल रहा है, गोवा, ये कहां पर है, तो गोवा में। और कालीकट आप लोग पढ़े होंगे, कालीकट, ये आपको मिलेगा केरल में, है ना। तो इसको याद कैसे करेंगे, कांडला कहां पर है, तो गुजरात में। तो हम लोग कैंडल ऐसे पढ़िए कि कैंडल कब जलाते हैं, तो रात में जलाते हैं। तो
तो कांडला ये हो गया। मुंबई तो समझ ही रहे हैं महाराष्ट्र होता है। ना हवा सेवा मतलब मुंबई इतना बड़ा, महाराष्ट्र इतना बड़ा, मतलब कि है फैशन वैशन सब चीज में है कि वहां पर आप जाइए तो आपको लिए कोई सेवा नहीं है। तो ना हवा सेवा कहाँ भाई? महाराष्ट्र में। बधावन, वहाँ ये हाल ही में बना है इसलिए चर्चा में ये है, तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए। थोड़ा सा और बताते हैं। देखिए नेक्स्ट बंदरगाह देखेंगे हम लोग, जैसे एक है तुत्तीकोरिन, तुत्तीकोरिन, और एक आपको मिलेगा एनोर, ये सब का नाम याद होना चाहिए, और एक है चेन्नई। तो ये सब तीनों जो है आपको तमिलनाडु में मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा ये। और मोस्ट इंपॉर्टेंट भारत का गहरा जो बंदरगाह है विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम, ये मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। इसको ट्रिक से बता दें कैसे याद रखिएगा। एक है पारादीप, पारादीप ये आपको उड़ीसा मिलेगा। एक है हल्दिया, हल्दिया, हल्दिया है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और एक आपको और मिल जाएगा कोलकाता, कोलकाता ये आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। कोलकाता ऐसे भी पश्चिम बंगाल में है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। थोड़ा समझिएगा इसको कैसे याद करेंगे। जैसे मान लीजिए विशाखापत्तनम है तो आंध्र व्यक्ति को कुछ भी खिला दीजिए, बिग खिला दीजिए तभी खा लेगा वो। तो विशाखापत्तनम कहां पर है भाई? आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा में क्या है? पर ऐसा समझिए कि उड़ीस जब काटता है घर पर एकदम पारा हाई हो जाता है, तो पारादीप कहां पर है भाई? उड़ीसा में है। एक है हल्दिया, हल्दिया पश्चिम बंगाल में। ये तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, कोलकाता तो सब जानते हैं पश्चिम बंगाल में। तो हल्दिया को कैसे याद रखेंगे? ऐसे समझिए कि हल्दी हम लोग को कब लगता है? तो जब हल्दी शादी जब होती है तब लगती है। तो कहां लगती है भाई? तो गाल में लगती है। हल्दी कहां पर लगती है? तो गाल में। तो पश्चिम बंगाल कहां पर हो गया? हल्दिया। कुछ और क्वेश्चन लगाइए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 14 जुलाई 1969 को हुआ था इंदिरा गांधी के समय में। अगर आप डेली मेरे वाला वीडियो को देखते होंगे तो ये प्रश्न करा चुके हैं। देखिए फिर से रिपीट हो गया। तो हम लोग उसमें पढ़े थे कि भाई बैंक कौन कौन बना था। जैसे हम लोग देखे थे कि 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना था। ये प्रथम था, यूरोपीय पद्धति पर आधारित प्रथम बैंक थी। उसके बाद क्या हुआ कि एक बॉम्बे में, एक मद्रास में, एक बंगाल में बैंक खुला, बैंक ऑफ मद्रास पढ़े थे ऐसा, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे। तो देखे थे हम लोग कि बैंक और बंगाल जो खुला था 1806 में खुला था। बॉम्बे वाला जो खुला था 1840 में खुला था। और 1843 में मद्रास वाला खुला था। इसी तीनों को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक बनता है। और यही इंपीरियल बैंक आगे 1 जुलाई 1955 में को एसबीआई के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा ये पढ़े थे आप लोग। अच्छा बताइए पीएनबी का स्थापना कब हुआ? तो उसमें बताए थे। तो पीएनबी का स्थापना 1894 में हुआ था। ये भारत का प्रथम बैंक था। इसका जो स्थापना करने में सबसे बड़ा जो योगदान था लाला लाजपत राय का था। अब इसके बाद हम लोग देखे थे कि सभी बैंकों को कंट्रोल करने के लिए एक आती है बैंक कि सबका कंट्रोल करेंगे। अब वो कैसे बैंक आती है उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। जैसे एसबीआई हम लोग पढ़े थे, आज आरबीआई पढ़ेंगे। थोड़ा सा देखिएगा। तो इसको तो आप लोग पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पीडीएफ में दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। कई वाला पढ़ा चुके हैं, तो अब कुछ नया पढ़िएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक ही चीज को बार बार पढ़िएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखिए बहुत जब भारत में बहुत ज्यादा बैंक हो गया 1930 आते आते, तो इन सभी पर कंट्रोल करने के लिए
कि भाई एक नया बैंक होना चाहिए जो सभी को कंट्रोल करे, नियंत्रण रखे। तो एक बनी कमेटी, यंग हिल्टन कमेटी, यंग हिल्टन हिल्टन कमेटी। ये बनी थी 1934 में। इसी के सिफारिश पर संघीय बैंक की स्थापना हुआ। तो संघीय बैंक 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में। अब देखिए, इसी संघीय बैंक का राष्ट्रीयकरण हो जाता है जब देश आजाद होता है। तो राष्ट्रीय, देखिए यही संघीय बैंक आरबीआई था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, यही है। तो इसका राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो आपको डेट याद होना चाहिए। राष्ट्रीयकरण बताए थे कि पूरा सरकार द्वारा शेयर खरीद लेना, उसको बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। तो 1 जनवरी 1949 में ये बैंक जो आई, से जितना बैंक था, अभी भी आरबीआई सब पर कंट्रोल करता है, इसका शक्तिकांत दास अभी अध्यक्ष, आप जानते होंगे। तो ये जो बैंक है सभी बैंक पर कंट्रोल करती है, इसलिए इसको बोलते हैं बैंकों का बैंक है ये। इसमें आम जनता खाता नहीं खुला सकता है, पूरे मतलब कौन खुलाएगा खाता? तो जो सरकार होती है, जैसे बिहार सरकार हो गया, झारखंड सरकार हुआ, उन लोग के नाम पर खाता खुलता है। कभी आप लोग पढ़े होंगे राजनीति में कि संचित निधि, आकस्मिक निधि, ये सब जो भी निधियां होती है, जो पेमेंट वेमेंट दिया, सब उसी में खाता होता है। तो देखिएगा, हम लोग थोड़ा सा आरबीआई के बारे में लिख लीजिए। यह बैंकों का बैंक होता है, इसको बोलते हैं बैंकों का बैंक, है ना। और दूसरा लिख लीजिए, आम जनता इसमें खाता नहीं खुला सकता, नहीं खुला सकता है। अच्छा, आप लोग बताइए इसका हेडक्वार्टर कहां पर मिलेगा? हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में, इसलिए मुंबई को हम लोग वित्तीय राजधानी बोलते हैं। भाई आर्थिक राजधानी कहिए या वित्तीय राजधानी कहिए, तो कहां किसको बोलते हैं? मुंबई के। देख पॉइंट निकल गया, आर्थिक राजधानी या वित्तीय राजधानी। वित्तीय राजधानी भारत की कहां है भाई? तो मुंबई में है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और अभी वर्तमान समय में इसका गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, ये है। आपको इसको नोट कीजिए। अब देखिए, अगर आप लोग और पढ़े होंगे, पिछले क्लास में ये बताए थे कि जब राष्ट्रपति के बारे में चर्चा आया था, तो राष्ट्रपति के बारे में पूरा अनुच्छेद आप लोग को बताया था। उसमें एक पॉइंट लिखे थे कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगर आपको याद है तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। तो इसमें ऐसा इसलिए बोलते हैं कि जब जनगणना होती है तो सबसे पहले इसी का नाम लिखा था, इसलिए इसको बोलते हैं प्रथम। उसके बाद तो हम लोग आते हैं। तो आज इसमें क्या पढ़ेंगे भाई? सब तो पढ़ लिए, उसका संबंधित अनुच्छेद देख लिए थे, कितना में होगा। आज हम लोग इसका थोड़ा सा कार्य देखेंगे कि कार्यपालिका शक्ति क्या होती है, विधायिका शक्ति क्या होती है, न्यायपालिका शक्ति क्या होती है, थोड़ा सा देखेंगे। तो आज थोड़ा सा काम में नियुक्ति समझिए कि ये किसको किसको नियुक्ति करता है। आपको ये सवाल आता है कि भाई ये राष्ट्रपति जो है से किसको नियुक्ति करता है? तो पहला प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करेगा? यही करता है। जितने भी मिनिस्टर होते हैं सेंट्रल में, मतलब केंद्र सरकार में जितने भी मिनिस्टर होंगे, चाहे शिक्षा मंत्री होंगे, चाहे कोई भी मंत्री होंगे, स्वास्थ्य मंत्री होंगे, सबकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो यहां पर लिख सकते हैं सभी मंत्री, मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, है ना। अब यहां पर और लिख सकते हैं राज्यपाल, जितने भी राज्य के राज्यपाल होंगे इसको नियुक्ति करेगा। उपराज्यपाल, उपराज्यपाल भी होते हैं, उसको भी करेगा। आप देखिएगा प्रशासक होते हैं कुछ केंद्र शासित प्रदेश में, तो उसको करेगा। आयुक्त होते हैं, उसको करेगा, है ना। बड़े बड़े जितना भी बड़े बड़े पोस्ट है ना, सबकी नियुक्ति कौन करेगा? ये
तीनों सेनाओं के आप जानते हैं कि सेनापति होता है, तो थल सेना, वायु सेना, जल सेना, ये सब का नियुक्ति यही करता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, और महान्यायवादी का भी यही करता है, महान्यायवादी, ये सब आवेगा तब पढ़ेंगे हम लोग। महान्यायवादी, कैग होता है महालेखा, महालेखा परीक्षक, एक कैग को बोलते हैं महालेखक परीक्षक, तो इसकी भी नियुक्ति यही करेगा। और जो संघ लोक सेवा आयोग होता है, आयोग, इसकी जो अध्यक्ष होते हैं इनकी भी नियुक्ति यही करेगा। और लिख लीजिए इसमें वित्त आयोग का भी नियुक्ति यही करेगा। अब आप लोग मुख्य सूचना आयुक्त के नाम सुने होंगे, मुख्य सूचना आयुक्त, इसकी भी नियुक्ति यही करेंगे। और लिख लीजिए, इसमें बहुत है लेकिन सबको बनना चाहिए। एक आप लोग केंद्रीय सकर क्या बोलते हैं इसको, चाहिए नाम नहीं याद आ रहा है। एक लिखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष इसी का नियुक्ति करता है। मतलब आप देखिएगा जितने भी बड़े बड़े पोस्ट है ना, सबका नियुक्ति यही करता है। देखिए एक बार सुन लीजिए, आप समझ लीजिए, ऐसा ही कि तो बहुत ज्यादा है कि जितने भी प्रधानमंत्री, जितने भी मिनिस्टर होंगे सब, रोकिए थोड़ा सा। तो हम लोग राष्ट्रपति जो व्यक्ति का नियुक्त करता है वो पढ़ रहे थे। जैसे देखिए प्रधानमंत्री का, जितने भी मंत्री होंगे सेंट्रल में सबको, राज्यपाल, जो राज्य में राज्यपाल होते हैं, कुछ उप राज्यपाल भी होते हैं, प्रशासक भी होते हैं, आयुक्त भी होते हैं, महान्यायवादी होगा, कैग होगा, संघ लोक सेवा आयोग होगा, वित्त आयोग होगा, सूचना आयुक्त होगा। मतलब जितना बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, निर्वाचन आयुक्त वाले होंगे, सबका नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना, तो इतना जानकर रखिएगा। अच्छा बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका वर्णन कितना में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कितना में मिलता है? आप लोग बताइए थोड़ा सा। नहीं आया, चलिए बता देते हैं, 52 में। कितना में? 52 में। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित, मनोनीत नहीं। अब इसके बाद है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर हुआ था। तो आप लोग को 3 डेट बता रहे हैं, तीनों डेट आपको एकदम याद होना चाहिए संविधान से संबंधित। तो इसको हटा देते हैं। पहला कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? कैबिनेट मिशन, अभी इतना याद रखिए, 1946 में आता है और टोटल 389 सीट का आवंटन करता है। और प्रत्येक एक सीट का जो चयन करना था से 10 लाख की आबादी पर करना था। समझ रहे हैं ना? तो इसका अब देखिए 3 बैठक हुआ है, तो तीनों बैठक का आपको नाम याद होना चाहिए और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा देखिए। संविधान सभा की लिखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक फिर लिखेंगे। अब इसमें देखिए प्रथम बैठक 9 से शुरू होता है, तो 9 दिसंबर 1946 में। और यहां पर एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, अस्थायी बोल रहे हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए, डॉक्टर सच्चिदा, ये बिहार के ही थे, सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद 2 दिन बाद फिर होगा, 2 दिन बाद फिर होगा। तो संविधान की द्वितीय बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक ये हो गया 11 दिसंबर 1946 में, है ना।
और यहाँ पर एक परमानेंट अध्यक्ष बना दिया जाता है, इसको बोलते हैं अस्थायी अध्यक्ष। उनका मृत्यु हो जाता है, मतलब तबीयत खराब हो जाती है, इस्तीफा दे देते हैं, तो ये बन जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब तक संविधान ना बनेगा तब तक लोग वो अध्यक्ष रहेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर 2 उपाध्यक्ष भी बनाया गया है, तो उपाध्यक्ष के नाम लोग अभी तक उतना याद नहीं रहता है, सबको अध्यक्ष के नाम सबको पता है कि ये थे। उपाध्यक्ष में 2 चीज हैं, एक एच.सी. मुखर्जी थे, एच.सी. मुखर्जी, और बिट्टी कृष्णामचारी। कृष्णामचारी अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो सुन लीजिए, एच.सी. मुखर्जी और लिखिएगा बिट्टी कृष्णामचारी, ये 2 गो क्या थे, उपाध्यक्ष। मतलब मान लीजिए कि अध्यक्ष कहीं चल गया भाई घूमने उमने, तो उसके जगह पर कौन इस सब अध्यक्षता कौन करेंगे, तो ये सब करेंगे। एक संविधान की तीसरी बैठक, संविधान की तीसरा बैठक है ना, तो 2 दिन बाद होगा, 13 दिसंबर 1946 में। यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये रही कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया कि इस संविधान सभा का उद्देश्य क्या है, किस तरह से संविधान बनना चाहिए। तो नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू मतलब नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, प्रस्ताव लाया गया। अब देखिए लाया गया था तो 13 दिसंबर 1946 में, और किसके द्वारा, नेहरू। लेकिन पास जो हुआ 22 जनवरी 1947 में पास हुआ, 22 जनवरी 1947 में। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारी प्रस्तावना जो है सो उद्देश्य प्रस्ताव से ही है। तो 3 बैठक आपको दम याद होना चाहिए, और भी इससे संबंधित प्रश्न आवे तो बतावेंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कीजिए, पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 प्रश्न और है कि ध्वनि को डेसिबल में मापी जाती है। थोड़ा सा ध्वनि आया तो उसका ऑपरेशन कीजिए। पहले ये प्रश्न आता है कि ध्वनि क्या है, तो एक तरह का क्या है भाई, पढ़े होंगे दर्ज तरंग है, अनुदर्ज तरंग है। ये प्रश्न बहुत बार पूछता है, अनुप्रस्थ है कि अनुदर्ज है, तो क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ, अनुदर्ज बोलेंगे। इसकी तो मापी जाती है, ठीक है, अच्छी बात है। अब ये ध्वनि की जो गति थोड़ा सा समझिएगा, गति की सबसे ज्यादा गति किस में होता है, तो ठोस में इसकी गति सबसे ज्यादा होता है, और द्रव में उससे कम होगा, और उससे भी कम किस में होगा, गैस में होगा। आप लोग पढ़े होंगे कि इस्पात में ध्वनि की गति ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा किस में होता है, ठोस में, और उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। अब ये ध्वनि आई है तो 3 तरह की ध्वनियां होती है, आपको कुछ सुनने वाले होते हैं, कुछ नहीं सुनाई देते, कुछ हाई लेवल का होते हैं, तो 3 तरह के होते हैं। ये तीनों का आपको रेंज याद होना चाहिए। एक होता है अवस्रव, अवस्रव ध्वनि, और एक होता है स्रव ध्वनि, याद होना चाहिए, और एक होता है परस्रव, परस्रव ध्वनि। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो लिख लीजिएगा, ऐसे तो हम बहुत है ना बोल ही रहे हैं। अवस्रव मतलब जिसका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अगर कम रहेगा तो उसको बोलेंगे अवस्रव, ठीक है ना। इसको हम लोग सुन नहीं पाते हैं। अगर मान लीजिए 20 से लेकर 20,000 तक है, 20,000 तक है, तो इसको बोलते हैं श्रव, इसको हम लोग सुन सकते हैं। कभी कभी डायरेक्ट सवाल पूछता है कि श्रव का कितना रेंज होता है, अब श्रव का कितना होता है, तो परश्रव का होगा 20,000 से ऊपर। जो 20,000 से ऊपर जो ध्वनियां होती है उसको बोलते हैं परश्रव, जिसको हम लोग नहीं सुन पाते हैं, चमगादड़ सब सुनता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और कुछ ध्वनि के बारे में तो बताएंगे, फिलहाल इतना याद रखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कि गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त था,
इसको नोट कर लीजिए, इसको हटा देते हैं। कहां से हटा, चलिए यहां से हटा देते हैं। देखिए दिखा हुआ है कि गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त। थोड़ा सा गुप्त वंश के बारे में जानिए। गुप्त वंश, इसकी जो जानकारी मिलती है वायु पुराण से मिलती है। एक पुराण होगा, जैसे पुराण पढ़े होंगे कि 18 होती है, तो वायु पुराण जो है से गुप्त वंश की जानकारी देता है। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो राजा हुए, इसका नाम तो कम से कम याद होना चाहिए। तो 5-6 का याद होना चाहिए। एक श्री गुप्त, एक हो गया श्री गुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय नहीं लिख रहे हैं, प्रथम, ठीक है। और इसके बाद आएगा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है लास्ट में चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये 2 और भी आता है, एक कुमार गुप्त आता है ना, कुमार गुप्त। तो इसमें कम से कम एक पॉइंट बारे में याद होना चाहिए। तो ये तो हम लोग को पता चल गया कि ये संस्थापक है। कि गुप्त वंश का जो स्थापना जो किया था, से कौन किया था, श्री गुप्त किया। उसके बाद आता है घटोत्कच आता है, तो हम लोग काम नहीं है। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम से सवाल बनता है कि एक आई थी गुप्त संवत, गुप्त संवत, इसकी शुरुआत यही किया था और 319 एडी में किया था, ईस्वी में किया था। तो गुप्त संवत की शुरुआत 319 में। एक है चंद्रगुप्त, सॉरी समुद्रगुप्त, ये इसको भारत का नेपोलियन करते हैं, भारत का नेपोलियन। तो ये बीएस स्मिथ नाम का एक इतिहासकार था, वही बोला था, स्मिथ जी बोले थे नेपोलियन, इतना याद रखिएगा ऐसे। और इसकी उपाधि है बतावेंगे। एक है, दूसरा क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके दरबार में मेन यही है, इसी के चलते फाहियान किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए 3 को बड़ी कंफ्यूजन है। हेवेनसांग बोलेगा तो हर्ष हेवेनसांग और हर्ष से हर्षवर्धन, और चंद्रगुप्त द्वितीय कहेगा तो किसमें होगा, फाहियान में होगा। और एक था मेगास्थनीज, मेगास्थनीज किसके में था, चंद्रगुप्त मौर्य में, चंद्रगुप्त मौर्य में। एक डायमेकस आया था तो बिंदुसार में आया था। अच्छा इसमें और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इसी के शासन काल में स्वर्ण युग बोलते हैं, मतलब गुप्त वंश को हम लोग स्वर्ण युग के नाम से पुकारते हैं, कहे कि इसमें बहुत ही महान महान लोग यहाँ पर आए थे। और एक कुमार गुप्त था, ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय जो आपको यहाँ मिलेगा बिहार में, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, विद्यालय का स्थापना किया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिएगा। ये हो गया। अब चलिए उधर देखिए, आज कितना अच्छा दिन है और प्रश्न भी आ गया है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। आज भी 2 अक्टूबर है, तो गांधी जयंती की आप लोग को हार्दिक शुभकामना है। तो आज हम लोग थोड़ा सा महात्मा गांधी की, जब पहले आए थे महात्मा गांधी, मतलब इस चैप्टर में, तो हम लोग पूरा उपाधि पढ़े थे कि उपाधि कौन कौन दिया था। आज हम लोग महात्मा गांधी के बारे में कुछ और बेसिक चीजें पढ़ेंगे जो आपको सवाल आ सकता है। जैसे देखिएगा, ये तो जन्म हो गया, पोरबंदर, ये सब समझते हैं। यहां से एक सवाल आता है कि कब दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका गए, अफ्रीका। और देखिएगा इसके बाद 1906 डेट याद रखिए, 1906 में प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। तो ये लिखेंगे सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग। अगर भारत में कहेगा तो हम लोग चंपारण बोलेंगे, 1917 बोलेंगे,
लेकिन दक्षिण अफ्रीका में कहेगा तो ये 1906 में। तब प्रथम बार, अगर प्रथम बार कहेगा शुरू बार, तो ये दक्षिण अफ्रीका में। भारत लगा देगा तो चंपारण बोलेंगे। इसके बाद जो 1915 का डेट थोड़ा सा याद रखिएगा, ये भारत में वापसी आते हैं, भारत में वापसी ये हो जाते हैं 15 में, ठीक है। इसके बाद 1916 थोड़ा सा याद रखिएगा, ये आपको साबरमती आश्रम बनावेंगे, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। 1917 में चंपारण आंदोलन करेंगे, चंपारण आंदोलन, थोड़ा सा सीरियल बाय सीरियल याद रखिए आंदोलन। और 3 आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। एक है असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सबका डेट याद होना चाहिए। दूसरा है सविनय, सविनय अवज्ञा आंदोलन, आंदोलन। और तीसरा आपको देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कहां से शुरू हुआ था, काहे कि ये प्रश्न आया था, भारत छोड़ो, भारत, भारत छोड़ो आंदोलन। तो छोटा डेट के साथ भी आपको याद होना चाहिए। तो ये हुआ था 1 अगस्त 1920 में, ये अगस्त लिखा हुआ है। सविनय अवज्ञा बोलेगा तो 6 अप्रैल 1930 में, 10 साल बाद लगभग। अब ये कहेगा तो 9 अगस्त 1942 में। यहीं पर हम लोग पढ़े थे कि भारत छोड़ो का नारा दिए थे, करो या, भारत छोड़ो आंदोलन का भी नारा देते हैं और करो या मरो का नारा देते हैं। ये शुरू कहां से होता है, तो बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से इसको शुरू किया जाता है। इसमें अंग्रेज लोग पकड़ने के लिए बताए थे कि 0 आवर लाया था। तो कम से कम महात्मा गांधी के बारे में तो इतना याद रखिए, कम से कम आज तो याद रखिए, उनका जयंती भी आज है, पूरा धूमधाम से पूरे भारत में मनाया जा रहा है। अच्छा, और इसमें सवाल है, कुछ लगाइए सवाल। और तो ये लास्ट सवाल बचा हुआ है, 5-6 और देखिएगा। इसको दिया हुआ है कि बांग्लादेश का मुद्रा टका है। इसको कई बार हम लोग देख लिए कि इसकी राजधानी ढाका, इसकी मुद्रा क्या है, टका है। तो आज ऐसा चीज पढ़ेंगे जो आप नहीं जानते हैं। जैसे देखिए, अगर बोलेगा कि भारत में स्थलीय सीमा बनाने वाला, भारत से स्थलीय सीमा बनाने वाला कौन देश, सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बनाने वाला कौन देश है, तो बांग्लादेश है। तो देखिएगा, स्थलीय सीमा बनाने वाला देश भारत से है ना, ये है आपको बांग्लादेश, बांग्लादेश। अच्छा, कितना है, तो 4096.6 किलोमीटर है ना। अच्छा, और इसमें बताए थे 3 बीघा कॉरिडोर, इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, इसमें तो कुछ नहीं है। और इसको अगर लिखिएगा, हाँ, इसकी आजादी कब हुआ था भाई, है ना, तो लिख लीजिएगा 16 दिसंबर 1971। आप लोग बताइए कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है, तो बताए थे आप लोग कि रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, क्लिफ रेखा, सीमा रेखा। ये भारत और किसके बीच है, बांग्लादेश के बीच है। देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी 1912 बनी है। तो इसमें आप दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहां पर थी, कोलकाता। तो इसमें कुछ और पॉइंट लिख लीजिए कि भारत की राजधानी, राजधानी दिल्ली से पहले, दिल्ली से पहले कोलकाता थी, कोलकाता। अब देखिए, दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा, बनाने की घोषणा, अगर घोषणा कहेगा तो आप आंसर दीजिएगा 1911 में। और अगर बनी बोलिए, अगर बनी तो 1912 में। तो 2 तरह से है कि दिल्ली से पहले कहाँ राजधानी थी, तो कोलकाता। और इसकी घोषणा कब हुआ दिल्ली बनने के लिए भाई, तो 1911 में।
और बनी कितना में, तो 11 में तो घोषणा हुई और 12 में बनी। बड़ा ही एक अच्छा वंश आया है होयसल वंश, इससे हमेशा सवाल बनते रहते। इसकी क्या बोलते हैं, राजधानी इतना बार पूछा है, दिया हुआ है हेलीबीड का भव्य मंदिर होयसल वंश द्वारा बनाया गया था। तो पहले तो इसको समझ लीजिए, होयसल वंश ये दक्षिण भारत का था। तो पहले इसका संस्थापक का नाम याद होना चाहिए, संस्थापक ये विष्णुवर्धन याद होना चाहिए, विष्णुवर्धन। इसकी राजधानी 100 बार पूछा है, राजधानी द्वार समुद्र है ना। और इसी का आधुनिक नाम जो है, इसी का जो प्राचीन नाम था से हेलीबीड था। तो इसकी राजधानी जो था से द्वार समुद्र था, इसी का प्राचीन नाम हेलीबीड था। और इसमें और क्या याद रखिएगा, हाँ ये यादव वंश एक पढ़िएगा जो अपना राजधानी बनाता है देवगिरी में, यादव वंश की ही शाखा मतलब इसी का ब्रांच था, है ना। तो इसमें आपको 2 चीज एकदम रटा रटाया होना चाहिए कि इसकी राजधानी कहां पड़ता था, द्वार समुद्र। कभी कभी हेलीबीड भी दे देता है ना। और इसका संस्थापक कौन था, विष्णुवर्धन था। अब दिया हुआ है कि चाय अत्यधिक ठंडे प्रदेश में उगाया जाता है। तो थोड़ा सा चाय के बारे में समझ लीजिए कि इसके लिए कौन मिट्टी चाहिए उगाने के लिए। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, लैटेराइट मिट्टी। और चाय में क्या पाया जाता है, तो थीन पाया जाता है। आप लोग देखे होंगे, थीन रसायन है ये। तो चाय में क्या पाया जाता है, थीन पाया जाता है। अब इसके बाद है कि कांच से गुजरने पर बैगनी की गति जो होती है, बैगनी रंग की गति जो होती है, इसे धीमा हो जाती है। इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, कांच से गुजरने पर बैगनी रंग की गति धीमी है। थोड़ा सा देख लीजिए इसको भी, कुछ पॉइंट इसमें भी निकाल लेते हैं, है ना। ये लास्ट सवाल है। इसमें आपको तो कुछ मिलेगा नहीं, थोड़ा सा बैगनी रंग आया है, देखिएगा बैगनी रंग। तो इसका जो तरंग दर्ज होता है, कम होता है। इसका क्या होता है, कम होता है। तो ज्यादा किसका होता है, तो लाल रंग का तरंग दर्ज क्या होता है, अधिक हुआ है। इसमें और एक प्रश्न लिखेगा, प्रकाश इसकी गति कितनी होती है, प्रकाश की गति थोड़ा सा लिख लीजिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, प्रकाश की गति को सर्वप्रथम किसने मापा था, ये भी देता है, मापा। तो सर्वप्रथम मापा था रोमर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रकाश की गति को सर्वप्रथम मापने वाला व्यक्ति कौन था, रोमर था। तो इस तरह से आज हम लोग आरआरबी कोलकाता 1994 को क्या किए, खत्म किए। आप लोग अच्छा से इसको नोट बनाइएगा, रिवीजन कीजिएगा, ना भी कीजिएगा तो इतना बार रिपीट हो जाता है, सब याद हो जाएगा। इसका पीडीएफ सब लिंक दिया होगा, उसको से भी देख लीजिएगा, जो समझ में नहीं आएगा उससे भी छाप लीजिएगा। और थोड़ा सा आप लोग पढ़ते रहिए, और आप लोग थोड़ा सा इसको ग्रुप में ज्यादा सेंड कीजिए। आप अगर सेंड करते हैं तो हौसला बढ़ता है कि नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।